नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतराल। बच्चों, अंतराल भाग 1 हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है। इसके अंतर्गत हम अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे हैं और हमारे लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। बच्चों, इनके द्वारा लिखा गया शरद चंद्र जी का जीवन वृतांत आवारा मसीहा, जो कि एक निबंध के रूप में लिखा गया है, उसको हम पढ़ रहे हैं और हम इसका बहुत सारा भाग पढ़ चुके हैं। बच्चों, आपने देखा कि शरद चंद्र जी का जीवन किस तरह व्यतीत हुआ। देवानंदपुर में उनका जन्म हुआ, कुछ समय उनका 5-6 साल उनके देवानंदपुर में बीते, फिर वो अपने नाना के घर भागलपुर चले गए और उसके पश्चात वापस उनका देवानंदपुर आना हुआ। तो देखो बच्चों, जब वो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा, जब वो देवानंदपुर में थे तब क्या किया करते थे, यानी कि जब वो 4-5 साल के थे बच्चों, तभी से वो बहुत शरारती थे, बहुत सारी शरारत किया करते थे और कल्पना लोक में यानी स्वप्नदर्शी बच्चे थे। और इसके साथ साथ वो क्या करते थे, यात्रा दल में शामिल हो जाते थे और मधुर कंठ से गाने वाले थे। यानी शरद चंद्र के अंदर बहुत सारी खूबियाँ ही खूबियाँ थी, चाहे वो कमियों के रूप में हो, लेकिन वो जो उनकी कमियाँ थी वो भी खूबियों के रूप में दिखाई देती थी। यानी उनके अंदर बहुतायत खूबियाँ थी। इसके साथ ही वो कभी खतरनाक चीज़ों से नहीं डरा करते थे, यानी बहादुर और साहसी व्यक्तित्व के थे। वो नैन बागदी के साथ, जो उनके मोहल्ले का एक रहने वाला था, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस तरह वो जंगल में चले गए, यानी कि किसी दूसरे गांव बसंतपुर जाने के लिए चले गए। किस लिए चले गए? केवल छिप बनाने के लिए, कमचियाँ लेने के लिए वो वहाँ चले गए। और रास्ते में जब डाकू उनको मिले तब भी वो नहीं घबराए। मतलब इस तरीके की शरारतें वो किया करते थे। और इसके साथ ही वो यात्रा दल में शामिल हो जाया करते थे, जो कृष्णपुर में रघुनाथ जी का अखाड़ा था, और वहाँ जाकर भजन कीर्तन में भी शामिल हुआ करते थे। तो बच्चों, इस तरह उन्होंने अपना 5 से 6 साल तक का जो समय था, यानी 6 या 7 साल के बच्चे थे, तब तक वो देवानंदपुर में यानी अपने पिता के घर में रहे और उसके पश्चात वो भागलपुर चले गए। बच्चों, भागलपुर में वो रहे, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो कितने समय भागलपुर में रहे। और उसके पश्चात जब भागलपुर में उनके नाना की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी तो उनके नाना ने उनके पिता मोतीलाल से कहा कि अब आपको वापस देवानंदपुर जाना पड़ेगा। तो यानी कि अब जो शरत है, अपने माता पिता के साथ वापस अपने पैतृक गांव यानी देवानंदपुर लौट चुका है। और वहां आने के बाद में उनके पिताजी ने उनकी किसी एक स्कूल में क्या करा दिया, दाखिला करा दिया। लेकिन स्कूल घर से 2 कोस दूर था और कच्चे रास्ते में था, बारिश में कीचड़ ही कीचड़ थी। और इसके अलावा गर्मियों में खूब लू और धूप लगती थी, सर्दियों में बहुत ठंड लगती थी, लेकिन पढ़ने तो जाना पड़ता था। और फीस की व्यवस्था भी नहीं हो पाई, चाहे सारे आभूषण और मकान गिरवी रख दिए, लेकिन उसके पश्चात भी उसकी फीस का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। अब हम आगे देखते हैं कि जब वो देवानंदपुर आ गए और उनकी फीस का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा था, उनका स्कूल भी 2 कोस दूर था, तो आगे वो किस तरह अपनी पढ़ाई करते हैं और जीवन में कौन कौन से कार्य उन्होंने अब देवानंदपुर आने के बाद में किए। तो देखो बच्चों, पेट भी तो भरना होता था, फिर भी किसी तरह प्रथम श्रेणी तक पहुंच गया। यानी उनके पिताजी ने उनको किसी एक स्कूल में दाखिला दिला दिया। स्कूल बहुत दूर था, घर गिरवी रख दे या सारे गहने जो उनके पास थे वो गिरवी रख दे तो भी फीस का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा, और साथ ही पेट भी तो भरना होता था। केवल पढ़ाई से ही थोड़ी काम चलता, घर में 3-4 जो मेंबर थे, सदस्य थे, उनका पेट भी भरना था। फिर भी किसी तरह वे प्रथम श्रेणी तक पहुंच गया। प्रथम श्रेणी यानी वर्तमान में 10वीं श्रेणी या कक्षा प्रथम यानी बोधोदय पाठ पढ़ करके देवानंदपुर से शरद कहाँ गया था? भागलपुर अपने नाना के यहाँ गया, जिसे वहाँ एक छात्रवृत्ति के स्कूल में भर्ती कराया गया। और वहाँ जाकर उसने साहित्य को सीखा और छात्रवृत्ति की जो कक्षाएं पास करके अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ा और वहाँ पर प्रथम श्रेणी में पास होकर कक्षा 4 तक वहाँ पढ़ाई करके वापस देवानंदपुर आया, जहाँ उसे बहुत गरीबी में पढ़ाई करनी पड़ी। और फिर भी क्या हुआ, वो इतनी पढ़ाई करके वर्तमान में जो हमारी 10वीं कक्षा है उसे पहले प्रथम श्रेणी कहा जाता था, यानी 10वीं कक्षा तक शरद अब पहुंच गया। परंतु अब तक पिता पर ऋण बहुत चढ़ गया था। ऋण यानी कर्ज, यानी उसके पिता के ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गया, क्योंकि उसके पिता खुद तो कमाते नहीं थे ढंग से। इसलिए क्या हुआ, उसको पढ़ाने में और घर के खाने पीने में कितने खर्चे होते हैं, उन सब में को देखते हुए उसके पिता पर बहुत ऋण चढ़ गया। वे फीस का प्रबंध न कर सके और फीस के अभाव में स्कूल जाना कैसे हो सकता था। देखो बच्चों, अब उनके पिता के ऊपर, मोतीलाल जी के ऊपर बहुत ऋण हो गया, तो उन्होंने शरद की फीस की व्यवस्था नहीं की और फीस के अभाव में स्कूल जाना कैसे संभव हो। शुरू में वह किसी साथी के घर मुट्ठी भर भात खाकर स्कूल के मार्ग में पेड़ों के तले शरारती बालकों की संगति में दिन काट देता था। अब देखो बच्चा, जब बच्चे 15-16 साल का हो जाता है तो वो किस में आ जाता है? कक्षा 10 में आ जाता है। अब 10 में आने पर उसके पापा के पास फीस नहीं थी, उसके पिताजी के पास में, तो फीस जब नहीं थी तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा? तो अब क्या करे?
इतना बड़ा लड़का है 15-16 साल का, वो करे क्या। तो फीस के अभाव में स्कूल तो वो जाता नहीं था, तो शुरू में तो क्या करता था, किसी भी अपने मित्र के यहाँ जाता, थोड़ा बहुत भात यानी थोड़े बहुत चावल खाया था मुट्ठी भर, और स्कूल के मार्ग में चला जाता, या पेड़ों के तले शरारती यानी दुधारी। शरारती का मतलब होता है बच्चों जो बहुत शरारत करते हैं, वो बच्चे उन शरारती बालकों की संगति में क्या कर लेता था, अपने दिन काट लेता था। आगे देखो, फिर धीरे धीरे उन लड़कों के दल का वो सरदार बन गया, यानी कि खाली दिमाग शैतान का। अब उसके पास पढ़ाई का काम नहीं था, आने जाने का काम नहीं था, अब कोई काम था नहीं। उसने धीरे धीरे क्या किया, एक ऐसा दल बनाया जिसमें शैतान बच्चे थे, और धीरे धीरे वो उन लड़कों के दल का सरदार बन गया। विद्या पीछे छूट गई, यानी पढ़ाई छूट गई। क्यों? क्योंकि फीस नहीं थी, इसलिए स्कूल नहीं गया, और स्कूल नहीं गया तो शरारतें करने लगा, और हाथ में आ गई दुधारी छुरी। दुधारी छुरी क्या होती है, देखो बच्चों, जो दोनों ओर से पैनी धार वाली हो। क्या हो? जिसके दोनों ओर पैनी धार हो, मतलब ऐसी छुरी जिसके मतलब इस तरफ भी धार हो और इस तरफ भी धार हो, यानी आ गई हाथ में दुधारी छुरी। यानी अब वो और भी तरह की अलग तरह की शरारतें करने लगा, जिसे लेकर वह दिन रात घूमा करता था। उसके भय के कारण उसके दल के सदस्यों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। बच्चों एक उम्र आती है बच्चों की 14, 15, 16 से लेकर के 18, 20 साल तक। बच्चे क्या है, या तो अच्छी संगति में चले जाएं या फिर बुरी संगति में चले जाएं। अब शरद के साथ क्या हुआ, मतलब कि पढ़ाई तो हो नहीं रही थी, फीस के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने ये गलत संगति का रास्ता चुन लिया। अब उसके हाथ में जब वो दुधारी छुरी थी, तो जिसे लेकर वो क्या करता था, रात दिन घूमा करता था। तो उसकी उम्र के और जो बच्चे थे वो क्या करते थे, शरद से डरा करते थे। तो वो सब भाई शरद के उसमें आ गए, किस में आ गए, दल में सम्मिलित हो गए, और बताने लगे हम तो शरद के दल के लोग हैं। इसलिए शरद के दल की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। वह दूसरों के बागों के फल फूल चोरी करने लगा था, लेकिन वह दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। बच्चों अब उसका शरारत करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई, तो वो क्या करता था, दूसरे लोग थे उनके बागों के फल फूल चोरी कर लेता था। कोई डर के मारे कुछ कहा नहीं करता था, जवान बच्चे थे कुछ भी उधम कर लेते थे, लेकिन वह दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। उसको वो अपने घर नहीं ले जाया करता था, बल्कि शरद क्या करता था, चोरी जरूर करता था, लेकिन वो चोरी भी परोपकारी के लिए करता था। उन फल फूलों को क्या करता था, अपने दोस्तों में या गरीबों में बांट देता था। दूसरों के ताल में मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी वह और भी बढ़ गई। देखो बच्चों, आप कभी बंगाल जाओ तो वहाँ देखना, हर घर के बाहर एक खड्डा होता है, चाहे कैसा ही अमीर घर हो चाहे गरीब घर हो। अमीर लोग होते हैं जो उसको पक्का और अच्छा बनवा लेते हैं, और गरीब लोगों के घर के बाहर वो कच्चा खड्डा होता है जिसमें मछलियाँ पनपती है, यानी वो मछलियाँ पालन करते हैं। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है वहाँ जो मछली पालन, यानी ग्रामीण इलाके की बात मैं कर रही हूँ, शहरी इलाके में तो आजकल ये बंद हो गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, बंगाल के ग्रामीण इलाकों में आज भी मछली पालन का काम होता है। यानी हर घर के बाहर एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है और मछली पालन होता है। तो दूसरों के ताल में मछली पकड़ने की उसकी पुरानी आदत थी, वह और भी बढ़ गई। अब और भी नेतागिरी करने लगा, दादागिरी दिखाने लगा, क्योंकि उसके साथ और भी बच्चे थे। थोड़े ही दिनों में उसके आसपास के लोग उससे तंग आ गए, यानी परेशान हो गए। इस तरह अगर वो परेशानी, मतलब लोगों के बागों से फल चुरा रहा था, लोगों के तालाबों से मछलियां चुरा रहा था, तो लोग उससे तंग आ गए, लेकिन उसे पकड़कर दंड देने में वे सब असमर्थ थे। क्यों? क्योंकि जवान बच्चों का एक दल था, इसलिए जो परिवार वाले लोग थे वो भी इससे डरा करते थे, इसलिए इसे पकड़कर कोई सजा नहीं दे सकते थे। एक तो इसलिए कि वह फल और मछली को छोड़कर किसी और वस्तु को नहीं छूता था, दूसरे बहुत से निर्धन व्यक्ति उसकी लूट पर पलते थे। देखो बच्चों, शरद क्या किया करता था, बागों से फल चुराता था, दूसरों की तालों से मछलियाँ चुराता था। लोग उसको पकड़कर दंड देने में असमर्थ थे। एक तो वो जवान बच्चों का दल था, दूसरा वह फल और मछली को छोड़कर दूसरी कोई चीज़ नहीं चुराता था, धन किसी का नहीं चुराता था, या तो केवल फल चुराता था या मछली। बंगाल में माछ भात यानी कि मछली और चावल खाने का बहुत रिवाज है, तो वो मछलियों को चुराता था और किसी वस्तु को नहीं हाथ लगाता था। और दूसरे बहुत सारे निर्धन व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति उसकी लूट पर पलते थे, यानी वो जो मछली और फल लूटता था वो सब उन गरीब व्यक्तियों में बांट देता था। इसलिए लोग भी ये जानते थे कि अपने लिए तो चुराता नहीं है। और गाँव में निर्धनों की संख्या अधिक होती है, और उन्हीं में एक व्यक्ति था बहुत दिनों से बीमार, गरीबी के कारण इलाज की ठीक व्यवस्था कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। तो गाँव में क्या है, निर्धन यानी गरीब लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है, खेतियारी मजदूर बहुत अधिक होते हैं, और जो बुजुर्ग हो जाते हैं और जो खेतियारी मजदूर होते हैं, जो काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये जो शरद था, ये क्या करता था, लूट का माल उनको बांट दिया करता था। इन्हीं में एक व्यक्ति था जो बहुत दिनों से बीमार और गरीबी के कारण इलाज की ठीक व्यवस्था कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। यानी कोई व्यक्ति था गांव में जो बीमार भी था और गरीब भी था। आखिर उसे इसी दल की शरण लेनी पड़ी। तुरंत ये लोग बहुत सी मछलियां पकड़ लाए और उन्हें बेचकर उसके इलाज का प्रबंध कर दिया।
देखो गांव में एक व्यक्ति था, बीमार था, अपना इलाज नहीं करा पा रहा था, तो उसने इस दल की शरण ले ली। यानी ये क्या परोपकारी दल था। हाँ, था तो शरारती बच्चों का, लेकिन ये परोपकारी दल था। तो इस दल के लोग तुरंत गए, लोगों के तालाब से मछलियां पकड़ के लाए, उन सब मछलियों को बाजार में बेचा और जो पैसा आया उससे उसके इलाज की व्यवस्था करवा दी। उपेक्षित अनाश्रित रोगियों की वे स्वयं भी यथाशक्ति सेवा करते थे। अनेक अंधेरी रात में लालटेन और लंबी लाठी लेकर मीलों दूर हुए शहर से दवा ले आए हैं, डॉक्टर को बुला लाए हैं। यानी वो जो बच्चों का जो दल था, जिसका लीडर कौन था, जिसका नेता शरद था। देखो बच्चों, शरद जब वहाँ पर था भागलपुर में, तब भी उसकी आदत थी दलपति बनने की। वो स्कूल का भी दलपति था और अपने मामाओं के दल का भी दलपति था। उपेक्षित अनाश्रित, यानी उपेक्षित जिसकी कोई परवाह न करे वे उपेक्षा करे, अनाश्रित जो बिना आश्रय वाला हो, जिसका कोई भी नहीं हो, उन सब की वो यथाशक्ति यानी अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सेवा किया करते थे। यानी शरद के दल के लोग थे, वो निर्धन की, गरीब की, उपेक्षित की, अनाश्रित की क्या किया करते थे, सेवा किया करते थे। कई बार क्या होता था, अनेक अंधेरी रातों में, बच्चों बंगाल में जंगल बहुत है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बड़ा भारी जंगल पड़ता है और रास्ते में लुटेरे और डाकुओं का भय भी रहता था। लेकिन ये बच्चे क्या करते थे, अनेक अंधेरी रातों में क्या करते थे, लालटेन और लंबी लाठी लेकर के जैसे पावड़ा अपन ने पढ़ा था पिछली बार, जो नैन बागदी ने उन लुटेरों से लेके आया था, मीलों दूर वे शहर से दवा लेकर के आए और डॉक्टर को भी ले करके आए थे। इसलिए जहाँ कुछ लोग उनसे परेशान थे, वहाँ अधिकांश लोग उन्हें मन ही मन प्यार भी करते थे। यानी अधिकांश जो अमीर लोग थे, जिनके यहाँ से वो मछलियाँ चुराते थे, बागों से फल चुराते थे, वो तो परेशान थे, लेकिन जिन लोगों की वो मदद करते थे, वो मन ही मन उसको प्यार किया करते थे। शरद चोर नहीं था, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। शरद क्या था, आवारा मसीहा था। कैसा था, आवारा मसीहा। कौन होता है मसीहा? वो होता है जो सबकी मदद करता है और खुद आवारगी से घूमता है, यानी स्वच्छंद प्रवृत्ति से घूमने वाला। और मसीहा जो सबके और सबका परोपकार करता है। तो शरद चोर नहीं था, उसके घर में बेहद कंगाली थी। कंगाली यानी अत्यंत गरीबी थी। उसके घर में क्या थी, अत्यंत गरीबी थी। पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की। वह वास्तव में रॉबिन हुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था। देखो, उसने वो चाहता तो इस तरह की शरारतें कर करके और मछलियां बेच करके अपने घर में भी पैसे इकट्ठे कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। वह वास्तव में रॉबिन हुड के समान दुस्साहसी था। रॉबिन हुड एक बहुत बड़ा परोपकारी व्यक्ति था और बहुत ही साहसी व्यक्ति था। और परोपकारी का मतलब दूसरों का उपकार करने वाला, यानी दूसरों की भलाई करने वाला। अर्धरात्रि के निविड़ अंधकार में जब मनुष्य तो क्या, कुत्ते भी बाहर निकलने में डरते थे, वह चुपचाप पूर्व निर्दिष्ट बाग में या तालाब पर पहुंचकर अपना काम कर लाता था। पूर्व निर्दिष्ट मतलब पहले से निर्देशित किया या बताया गया। देखो, अर्धरात्रि का मतलब है आधी रात में। निविड़ मतलब घने या घोर अंधकार में। अर्धरात्रि का जब घोर अंधकार होता था बच्चों, आजकल तो स्ट्रीट लाइटें जलती है, यानी कि अपने जो जिसको अपन कहते हैं सड़कों पे जो लाइटें जलती है, वो पहले ऐसा कुछ नहीं था। गाँव में घोर अंधकार रहता था। निविड़ यानी घोर अंधकार में आधी रात के समय जब व्यक्ति तो क्या, मनुष्य तो क्या, कुत्ते भी बाहर निकलने से, यानी जीव भी बाहर निकलने से डरता है, उस समय वो चुपचाप पूर्व निर्देश यानी पहले से तय किया गए बाग या ताल में पहुंच करके अपना काम कर लाता था। यानी रात के गहरे अंधकार में जाकर के बाग में से फल तोड़ लाता था चोरी से और लोगों के ताल से मछलियां चुरा लाया करता था। इस शुभ कार्य में उसके कई सहचर थे। सहचर यानी साथी। वो अकेला नहीं जाता था, उसके बहुत सारे संगी साथी उसके साथ जाया करते थे, परंतु उनमें सबसे प्रमुख था सदानंद। उसका एक प्रमुख दोस्त था, उसके इन सब कामों में जो सहयोग करता था, उसका नाम था सदानंद। इनका अड्डा ताल के किनारे वाले बाग के पास ऊंचे टीले की आड़ में एक गहरा खड्डा था। अब देखो बच्चों, मछलियां जब ये चोर के लाएंगे तो मछलियों को तो रख नहीं सकते, तो क्या करते थे, मतलब जो इसका एक मित्र था, बहुत सारे सहचर थे वैसे तो, मतलब सहचर संगी साथी थे शरद के, लेकिन सदानंद नाम का लड़का इसका परम मित्र था। और इन्होंने क्या कर रखा था, अपना अड्डा यानी एक निश्चित स्थान या अपना ठिया जिसको कहते हैं, निश्चित स्थान ताल के किनारे वाले बाग के पास ऊंचे टीले की एक आड़ में एक गहरा गड्ढा कर रखा था। उसमें लाके वो मछलियां छोड़ देते थे। सब लूटी हुई सामग्री वे यहीं रखते थे इस खड्डे में। तंबाकू पीने का सरंजाम भी यही था। बच्चों, ये बच्चे हुक्का पिया करते थे। यानी आपने देखा है ना, कई बच्चे शरारती हो जाते हैं और आवारा हो जाते हैं तो चरस गांजा जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। उसी तरह ये लोग यहाँ तंबाकू भी पिया करते थे। इस दल के उत्पात जब बहुत बढ़ गए, तब सदानंद के अभिभावकों ने उसे आज्ञा दी कि वह शरद से कभी ना मिले। जब इस दल के बहुत उत्पात बढ़ गए, लोगों के भागों में ज़्यादा चोरियां होने लगी, तालों से मछलियां निकलने लगी, तो जो सदानंद के माता पिता थे, सदानंद जो कि शरद का सबसे अच्छा मित्र था, उसके अभिभावकों ने यानी माता पिता ने जब इनके उपद्रव बढ़ गए तो उसे आज्ञा दी कि अब वो शरद से कभी भी ना मिले। शरद की वजह से हमारी भी बदनामी हो रही है। लेकिन मिलन क्या कभी निषेध की चिंता करता है? निषेध का मतलब होता है मनाही।
देखो बच्चों, जब इसके शरद के घर में जब नानाओं का कठोर अनुशासन था, तब भी ये उन अनुशासनों को तोड़ करके और इसने सारे काम किए थे। इसलिए मिलना, यानी दोनों मित्रों का मिलन क्या कभी मना हो सकता है? तो मिलन की चिंता करता है। उन्होंने एक ऐसा उपाय खोज निकाला कि सांप मरे ना लाठी टूटे। बच्चों, ये कहावत है, सांप मरे ना लाठी टूटे, यानी सदानंद अब अपने शरद से नहीं मिल सकता था, तो उन्होंने एक उपाय खोज लिया कि इससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, यानी अपना काम भी हो जाए और किसी को नुकसान भी ना हो। तो सदानंद के घर की छत से लगा एक ऊंचा पेड़ था, उसी पर चढ़कर शरद छत पर पहुंच जाता और दोनों खूब शतरंज खेलते। यानी कि वैसे नहीं मिलने देते, तो शरद क्या करता था, सदानंद के घर की छत से एक पेड़ लग रहा था, उस पेड़ से उसकी छत पे चला जाता और दोनों दोस्त मिल करके वहाँ खूब शतरंज खेलते और उसके बाद रात्रि अभियान पर निकल पड़ते। फिर ऊपर की ऊपर पेड़ से नीचे उतर करके अपने रात्रि के काम पे निकल जाते। सब काम समाप्त करने के बाद दोनों मित्र भले लड़कों की तरह अपने अपने घर जा करके सो जाते, यानी सारा काम समाप्त कर लेते, जितना चोरी करनी थी कर कुरा के खड्डे में रख के, और दोनों बच्चे अपने अपने घर जाकर भले बच्चों की तरह सो जाते थे। जब कभी भी उसके दिल में किसी काम को करने की इच्छा प्रबल हो उठती थी, तो उस समय उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों का स्फुरन भी आश्चर्यजनक हो उठता था। स्फुरन यानी फड़कना या स्फुरित होना। देखो बच्चों, शरद एक अलग तरीके का बच्चा था। उसके मन में जब कोई काम करने की इच्छा हो जाती थी कि मुझे अभी ये काम अभी के अभी करना है, तो उस समय उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियां, उसका जो मन है और उसका जो शरीर है, दोनों का स्फुरन यानी फड़कना यानी स्फुरित हो उठता था। उसमें एक ताजगी सी, एक उमंग सी, एक जोश भर जाता था। बीच बीच में वह मछुओं की नाव लेकर कभी अकेले कभी मित्रों के साथ कृष्णपुर गांव में रघुनाथ दासा गोस्वामी के अखाड़े में पहुंचना भी नहीं भूला था। बच्चों, जब ये 5 साल का था, 6 साल का था, तब भी एक बार एक डोंगी को खेता खेता, यानी छोटी सी नाव को खेता खेता पहली बार कृष्णपुर के अखाड़े में चला गया था, रघुनाथ बाबा के अखाड़े में, जब मोतीलाल जी इसको वापस लेके आए थे शरद को। लेकिन जब वो उसके बाद वो भागलपुर चला गया और भागलपुर से जब वापस आया, तब भी वह अपने मित्रों के साथ कृष्णपुर गाँव में रघुनाथ दास गोस्वामी के अखाड़े में जाना नहीं भूला था। यानी उसका एक मन कल्पनाशील था, कभी कभी वो चिंतनशील व्यक्ति था, यायावर व्यक्ति था, घुमक्कड़ व्यक्ति था। अपनी वो नाव उठाई और मछुओं की नाव लेकर के सरस्वती नदी को पार करता हुआ रघुनाथ दास बाबा के अखाड़े में पहुंच जाता था। यहीं कहीं उसका मित्र गोहर रहता था, यानी उसके बहुत सारे मित्र थे। यहाँ एक सदानंद मिलता देवानंद में, देवानंदपुर में, और वहाँ पर कृष्णपुर में जहाँ ये रघुनाथ दास बाबा का अखाड़ा था, वहाँ गोहर नाम का एक मित्र रहता था। अब देखो बच्चों, श्रीकांत, जो श्रीकांत है, ये एक उपन्यास है, ये शरदचंद्र जी ने लिखा है और इसका एक सीरियल टीवी में भी टेलीकास्ट हुआ था। तो श्रीकांत का जो चतुर्थ पर्व है, उसमें इसने गोहर को पात्र बना करके, किसने, शरदचंद्र ने, उसके बारे में यहाँ लिखा है, जिसको हम देखेंगे। श्रीकांत चतुर्थ पर्व का वह आधा पागल कवि कीर्तन भी करता था। मालूम नहीं वहाँ किसी वैष्णवी का नाम कमललता था या नहीं, पर यह सच है कि किशोर जीवन के ये चित्र उसके हृदय पर सदा सदा के लिए अंकित हो गए। देखो बच्चों, जब वो वहाँ जाया करता था शरद, कहाँ पर, रघुनाथपुर कृष्ण यानी रघुनाथ दास जी के अखाड़े में, तो वहाँ उसका एक मित्र रहता था। तो श्रीकांत जो उसने कथा शिल्पी शरदचंद्र ने जो श्रीकांत लिखा, उसके चौथे पर्व में आधा पागल कवि किसको बताया गया है, उस भाग में कोई एक आधा पागल कवि था, जिसमें शरद ने अपना ही चित्रण करके बताया है कि वहाँ कीर्तन भी करता था। मालूम नहीं वहाँ किसी वैष्णवी यानी कोई महिला वहाँ रहती होगी रघुनाथ दास जी के अखाड़े में, उसका नाम कमललता था या नहीं, पर यह सच है कि किशोर जीवन के ये चित्र उसके हृदय पर सदा सदा के लिए अंकित हो गए। किसके, शरद के हृदय पर, जिसको शरद ने किसमें उकेरा है, श्रीकांत में। और आगे चलकर साहित्य सृजन का आधार बने ना जाने कितने ऐसे चित्र उसने अपनी पुस्तकों में खींचे। यानी उसके जीवन में जितने भी लोग आए शरद के जीवन में, और उनसे उनका कितना संबंध रहा, कितना सामीप्य रहा, उन सबको शरदचंद्र ने क्या किया है, अपने जो जितने भी उपन्यास है, जो कथा शिल्पी शरदचंद्र है, ये शरारती शरदचंद्र है, वो कथा शिल्पी शरदचंद्र है, एक ही व्यक्ति, लेकिन बच्चों उम्र के अनुसार जो समझ आती है, तो उस कथा शिल्पी जो शरदचंद्र ने, उसने साहित्य सृजन में इन सब पात्रों को अपना आधार बनाया है। न जाने कितने ऐसे चित्र उसने अपनी पुस्तकों में खींच दिए। उसकी बहुत सारे लोगों से जान पहचान थी, उन सबको अपना पात्र बना करके, और शरद ने अपने क्या किया है, अपने साहित्य रचना में उनके चित्र खींचे हैं। श्रीकांत चतुर्थ पर्व में कथा शिल्पी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। अब देखो बच्चों, हम ये जो अब पढ़ेंगे, ये जो कथा शिल्पी शरदचंद्र है, कौन, कथा शिल्पी शरदचंद्र यानी है तो शरद ही, लेकिन अब वो उम्र में बड़ा हो गया है और कथाएं लिखने लगा है, उपन्यास लिखने लगा है। उसने श्रीकांत में क्या लिखा है उसको हम पढ़ेंगे, यानी किस पात्र के ऊपर बना करके उन्होंने लिखा है। श्रीकांत का चतुर्थ पर्व है ये।
कि सीधा रास्ता छोड़कर वन जंगलों में से उस रास्ते का चक्कर लगाता हुआ स्टेशन जा रहा था। यानी यह श्रीकांत अपने आप को पात्र बना करके, अपने आप को, अपनी जो उसके जीवन की जो व्यथा थी, जो पहले की व्यथा थी, उसको दूसरे के रूप में, श्रीकांत के रूप में ला करके यहाँ लिख रहे हैं कि सीधा रास्ता, शरद कभी सीधे रास्ते नहीं जाता था, सीधा रास्ता छोड़कर वन जंगलों में उस रास्ते का चक्कर लगाता स्टेशन जा रहा था। कौन? श्रीकांत का जो पात्र है वह बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह बचपन में पाठशाला जाया करता था। कौन? शरद जाया करता था। चलते चलते एकाएक ऐसा लगा कि सब रास्ते पहचाने हुए हैं, माने कितने दिनों तक कितनी बार इन रास्तों से आया गया हूँ। बच्चों, ये जो लिखा जा रहा है चतुष्पद श्रीकांत का, इसमें श्रीकांत उपन्यास में जो लिखा है शरद ने, वो अपने बारे में लिखा है। मतलब जैसे वो वहाँ भागलपुर था और भागलपुर से जब वो कहाँ आया, वापस देवानंदपुर आया, उस वक्त उसके साथ कैसा कैसा व्यतीत हुआ, उन सबको उन्होंने श्रीकांत उपन्यास में किसी पात्र के रूप में लिखा है। यानी कि सीधा रास्ता छोड़कर वन जंगलों से उस रास्ते का चक्कर लगाता हुआ स्टेशन जा रहा था श्रीकांत का जो पात्र है, बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह बचपन में पाठशाला जाया करता था। चलते चलते एकाएक उसे लगा कि सब रास्ते पहचाने हुए हैं, मानो कितनी दिनों तक वह कितनी बार इन रास्तों में आया गया है। पहले वे बड़े थे, अब ना जाने क्यों संकीर्ण और छोटे हो गए। बड़े बड़े, संकीर्ण छोटे का मतलब होता है सकरे और पतले। देखो बच्चों, हमारा जब बचपन होता है, हम कहीं एक जगह रह रहे हैं, किसी गांव में, किसी शहर में रह रहे हैं, और बहुत टाइम बाद जब हम वापस लौट के आते हैं तो हमें वो सब चीज़ छोटी छोटी दिखाई देती है। उसी तरह से किसके साथ हुआ? यानी शरद के साथ में हुआ। अरे ये क्या, यह तो खां लोगों का हत्यारा बाग है। अरे यही तो है, और यह तो मैं अपने ही गांव के दक्षिण के मोहल्ले के किनारे से जा रहा हूँ। उसने ना जाने कब शूल की व्यथा के मारे इस इमली के पेड़ के ऊपर के डाल में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी। यानी श्रीकांत जो उपन्यास है उसका ये चतुर्थ पर्व है, जिसमें ये लिखा गया है कि किस तरह जो एक पात्र है वो क्या कर रहा है, मतलब जो पात्र है, जो शरद है, वो क्या कर रहा है, अपने गांव आया है और गांव आकर के वो अपने गांव के जो गली रास्ते देख रहा है तो उनको सोच रहा है कि मैं तो यहाँ पहले भी बहुत आया हुआ हूँ, सब जाना पहचाना सा उसको लग रहा है। इसके साथ ही उसे सब कुछ संकीर्ण यानी छोटा छोटा लग रहा है। वो कह रहा है कि पहले वे बड़े थे, अब न जाने क्यों संकीर्ण और छोटे हो गए। और अरे यह क्या, यानी जब हम काफ़ी समय बाद अपने गांव लौट के आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो कह रहा है अरे ये क्या, ये तो खां लोगों का हत्यारा बाग है। अरे यही तो है, और यह तो मैं अपने गांव के दक्षिण के मोहल्ले के किनारे से जा रहा हूँ। यानी गांव का थोड़ा रास्ता बदल गया होगा। उसमें न जाने कब शूल यानी कांटा और शूल की व्यथा के मारे इस इमली के पेड़ के ऊपर की डाल से रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी। एक जनश्रुति के अनुसार लोग कहा करते थे ये जो इमली का पेड़ है इसमें किसी व्यक्ति ने क्या किया था, आत्महत्या कर ली थी। की थी या नहीं जानता, पर प्राय सब गांवों की तरह यहाँ भी है जनश्रुति यानी जनता द्वारा सुनी गई बात। यानी कि जो पात्र है वो पात्र कह रहा है कि उसने आत्महत्या की या नहीं की ये मुझे नहीं पता, पर लोग यही कहते हैं, जनश्रुति यानी जनता यही बात कहती है। पेड़ रास्ते के किनारे है, बचपन में इस पर नज़र पड़ते ही शरीर में कांटे उठ आते थे। यानी कि बच्चों को डर लगता है ना, कोई बता दे कि इस पेड़ में भूत रहता है, उस पेड़ के पास से निकल के जाने में एकदम रोमांच सा हो जाता है और शरीर में क्या होते हैं, कांटे जैसे, सूल जैसे रोम खड़े हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जो शरद का जो पात्र है श्रीकांत का, वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता, पर प्राय सब गांवों की तरह यहाँ भी ये जनश्रुति है यानी जनता के द्वारा सुनाई गई बात है। पेड़ रास्ते के किनारे पर था, बचपन में जब इस पर नज़र पड़ती थी तो शरीर में कांटे उगाते थे। आंख बंद करके एक ही दौड़ में इस स्थान को पार कर जाना पड़ता था। पेड़ वैसा ही है, उस वक्त ऐसा लगता था कि सत्यारे पेड़ का धड़ मानो पहाड़ की तरह है और माथा आकाश से जाकर टकरा रहा है। यानी श्रीकांत उपन्यास का जो पात्र है वो कह रहा है कि पेड़ रास्ते के किनारे बचपन को इसको देखते ही शरीर में एकदम कांटे से उग जाते थे, आंख बंद करके एक दौड़ में इसके नीचे से निकल जाया करते थे। यानी कि बच्चे डरा करते थे। पेड़ तो वैसा कि वैसा है, उस वक्त यानी उस समय ऐसा लगता था कि इस हत्यारे पेड़ का, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने आत्महत्या कर ली थी तो उस पेड़ को ही हत्यारा पेड़ कहा गया। पेड़ का धड़, जो पेड़ का तना होता है, वो पहाड़ की तरह दिखाई देता था और क्या उसका माथा यानी पेड़ की जो ऊंचाई है ऐसी लगती थी कि आकाश से टकरा रही है, वो एक हत्यारे पेड़ की तरह दिखाई देता था। परंतु आज देखा कि उस बेचारे में गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है। लायक यानी योग, यानी पेड़ भी बूढ़ा हो चला था, आज उस पेड़ के अंदर कुछ नहीं बचा और जैसे अन्य इमली के पेड़ होते हैं वैसा ही है। पहले कभी लोग उसको गौर से देखा नहीं करते थे, बस सुना हुआ था कि इस पेड़ पर किसी ने आत्महत्या कर ली, तो वो पेड़ क्या लगता था, हत्यारा पेड़। उसका तना भी ऐसा लगता था जैसे कोई हत्यारा है और पेड़ की ऊंचाई की तरफ
कोई ज़्यादा देखते नहीं थे। बिना देखे इस तरह प्रतीत होता था मानो इसका माथा आकाश से टकरा रहा है। लेकिन आज जब उस पात्र ने उसको किसको देखा, उस पेड़ को देखा, तो ऐसा लग रहा था बेचारे में यानी उस पेड़ में गर्व करने योग्य नहीं है वो तो, और जैसे इमली के पेड़ होते हैं वैसा ही ये पेड़ है। जनहीन ग्राम के एक और एकाकी निशब्द खड़ा है। जनहीन यानी आदमियों से रहित। मतलब अब जो गांव है, गांव में क्या हो गया है, पब्लिक सारी जनता निकल निकल के शहरों की तरफ चली गई है, यानी आदमियों से या मनुष्य से रहित गांव के एक और एकाकी। एकाकी का अर्थ है अकेला, निशब्द यानी बिना बोले, मौन। बिना बोले मौन खड़ा है शैशव में, जिसने काफ़ी डराया है। आज बहुत वर्षों बाद के प्रथम साक्षात में उसी ने मानो बंधु की तरह आंख मिचकाकर मजाक किया है। कहो मेरे बंधु कैसे हो, डर तो नहीं लग रहा है। मतलब साक्षात यानी सम्मुख या सामने, बंधु यानी भाई। आज जब श्रीकांत का पात्र अपने गांव आया है, अब गांव जनहीन हो गया है, वहाँ के सारे लोग शहरों की तरफ चले गए, वो एक अकेला पेड़ वहाँ खड़ा हुआ है और निशब्द खड़ा है, यानी बिना कुछ बोले मौन खड़ा है। शैशव में यानी जब बचपन में उस पेड़ ने काफ़ी डराया था, उसको देख के डर लगता था। आज बहुत वर्षों बाद प्रथम साक्षात में यानी मतलब सबसे पहले वो मेरे सामने आया जब मैं गाँव में घुसा, उसी ने मानो बंधु यानी भाई की तरह आँख मिचकाकर मजाक किया उस पेड़ ने। इस तरीके का प्रतीत होता है, कहो मेरे बंधु कैसे हो, आज तो तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा है। यानी पेड़ है जो उस पात्र से कह रहा है कि आज तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। मैंने पास जाकर परम स्नेह के साथ उसके शरीर पर हाथ फेरा और मन ही मन का अच्छा ही हूँ भाई, डर क्यों लगेगा, तुम तो मेरे बचपन के पड़ोसी हो, मेरे आत्मीय। यानी जो श्रीकांत का पात्र है, जो कि शरत है एक तरीके से, वो गया उस पेड़ के पास और जा करके उसके ऊपर बहुत प्यार से उस पेड़ के ऊपर हाथ फेरा और मन में कहा कि अच्छा ही हूँ भाई, मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा, तुम तो मेरे बचपन के पड़ोसी हो, मेरे आत्मीय यानी मुझे अत्यधिक प्रिय, या मेरे अपने, यानी गांव में अब कोई नहीं बचा है, तुम ही मेरे अब अपने हो। अब बच्चों ये तो देखो संध्या का प्रकाश बुझता जा रहा था। मैंने विदा लेते हुए कहा भाग्य अच्छा था जो अचानक मुलाकात हो गई, अब जाता हूँ बंधु। यानी जो पात्र है वो क्या कह रहा है पेड़ से कि संध्या का प्रकाश बुझता जा रहा था, यानी कि रात गहराने लगी थी। मैंने विदा लेते हुए किससे, पेड़ से कहा भाग्य अच्छा था जो अचानक मुलाकात हो गई, यानी बहुत अच्छा भाग्य था जो तुमसे मेरी मुलाकात हो गई, बचपन में तुमने मुझे बहुत डराया है, अब जाता हूँ बंधु। बंधु किसके लिए यहाँ कहा गया है, पेड़ के लिए, इमली के पेड़ के लिए। यह उन्हीं दिनों का चित्र तो है, केवल मुंशी लोगों का हत्यारा बाघ था, लोगों का हत्यारा बाघ हो गया। मतलब वहाँ एक बाघ भी था, उसमें क्या था, मतलब उन दिनों के चित्र की बात कर रहा है वो पात्र है जो श्रीकांत का, केवल मुंशी लोगों का हत्यारा बाघ, यानी कि जी बाघ का नाम था कि इसमें मुंशी लोगों की हत्या की गई थी, खां लोगों का हत्यारा बाघ हो गया। यानी पहले इसमें किसी कई मुंशियों की हत्या हुई होगी, बाद में खान जो लोग थे उनका हत्यारा बाघ हो गया, उसका नाम खां लोगों का हत्यारा बाघ हो गया। ये पंक्तियां लिखते समय उसका अपना बचपन जैसे आंखों में जी उठाओ। जब ये पंक्तियां श्रीकांत शरत लिख रहा था तो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका अपना बचपन जैसे उसकी आंखों में जी उठाओ, यानी कि शरत का जो बचपन था वो शरत की आंखों में आ गया। गल्प पढ़ गढ़कर सुनाने की उसकी जन्मजात प्रतिभा भी इस समय खूब पल्लवित हो रही थी। गल्प का मतलब गल्प, गप या कल्पित कहानियां, जन्मजात यानी जो जन्म से उत्पन्न होती है, पल्लवित का अर्थ है विकसित। अब देखो यहाँ तक अपन ने पढ़ा उठा था, यहाँ तक अपन ने पढ़ा श्रीकांत जो उपन्यास शरत ने लिखा, उसका जो पात्र है वो पात्र अपने गांव आया है और किस तरह वो क्या कर रहा है, उस पेड़ से मिल रहा है और किस तरह वो अपने उस हत्यारे बाघ से मिल रहा है। तो ये किसके ऊपर बनाया गया है शरत ने, ये अपने को पात्र बना करके श्रीकांत उपन्यास में लिखा गया है। अब आगे देखो, गल्प गढ़कर यानी कल्पित कहानियां। शरत को क्या आदत थी बच्चों, जो भी उपन्यासकार होंगे, कहानीकार होंगे, लेखककार होंगे, वो क्या करते हैं, या तो संवेदनाओं से कहानियां लिखते हैं, या कल्पनाओं से कहानियां लिखते हैं, या फिर किसी चीज को देख करके या किसी दृश्य को देख करके या जो कुछ उनके साथ बीत गया है उससे कहानी या कविताएं लिखते हैं। उसी प्रकार शरत की क्या थी, कल्पित कहानी, यानी कोई भी कहानी अपनी कल्पनाओं से किसी पात्र को लेकर के, जैसे धीरू को लेकर के, धीरू जो उसकी बाल संगनी थी उसको लेकर के उसने देवदास की जो पारो है उसके साथ उसकी बचपन की मित्रता का उपन्यास बना दिया। उसी तरह गल्प यानी कल्पित कहानियां गढ़कर सुनाने की जन्मजात यानी जन्म से ही किसकी आदत थी, शरत की प्रतिभा भी इस समय खूब पल्लवित हो रही थी, यानी उसकी जो प्रतिभा थी पल्लवित यानी विकसित हो रही थी। मतलब वो लोगों को अपने आप से मन से गढ़ गढ़ के कल्पना लोक में घूम घूम के कहानियां सुनाया करता था। 15 वर्ष की आयु में ही वह इस कला में पारंगत हो गया। अब वो 15 साल का था
10वीं कक्षा में पढ़ा तो नहीं, शैतानियाँ करता था, लेकिन गल्प करके यानी कल्पित कहानियाँ गढ़ गढ़ के वह लोगों को सुना रहा था। पारंगत हो गया था, यानी कुशल या सिद्धस्त हो गया था। उसकी ख्याति गांव भर में फैल चुकी थी। ख्याति यानी प्रसिद्धि, भाई पूरे गांव में प्रसिद्धि फैल चुकी थी। वैसे तो उसकी प्रसिद्धि थी कि परोपकार करता है चोरी कर करके, लेकिन अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने में जब वो पारंगत हो गया तो उसकी प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई। और इसी कारण शायद स्थानीय जमींदार व गोपाल दत्त मुंशी उससे बहुत स्नेह करते थे। यानी इस कारण से, क्योंकि वो कल्पित कहानियां सुनाता था, तो वहाँ के जो जमींदार व गोपाल दत्त मुंशी उससे बहुत स्नेह करते थे। इनका पुत्र गोपाल दत्त का पुत्र अतुल चंद तब कलकत्ता में एमए में पढ़ता था। यानी उनका पुत्र था जो एमए में कलकत्ता में पढ़ता था। वह भी शरफ की गल्प पढ़ने की कला से बहुत प्रसन्न था। यानी कि गोपाल दत्त का जो पुत्र था वो अतुल चंद, वो कहाँ पढ़ता था? कलकत्ता में पढ़ा करता था। और जब वो क्या करता था, शरद से मिलता था और शरद उसको गल्प करके यानी कल्पित कहानियां सुनाता था, तो वो उसकी कला से बहुत प्रसन्न होता था और उसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता था। कौन? अतुल चंद, जो कि जमींदार और गोपाल दत्त मुंशी का पुत्र था। अतुल चंद वो किसको प्यार करता था? शरद को। क्यों? क्योंकि शरद उसे कहानियां गढ़ गढ़ के सुनाया करता था। कभी कभी वह उसे थिएटर दिखाने के लिए भी कलकत्ता ले जाता था। थिएटर का मतलब क्या होता है बच्चों? नाटकीय मंचन का स्थान जहाँ से दर्शक उसे देख सके। हम फिल्में देखते हैं जो पर्दे पे देखते हैं, लेकिन थिएटर में क्या होता है, जो नाटक होते हैं या जो एकांकी होते हैं वो सामने स्टेज पर पात्र करते हैं। तो पहले यही थिएटर ही ज़्यादा चला करते थे। तो जो अतुल चंद था वो शरद को कई बार थिएटर दिखाने के लिए कलकत्ता ले जाता और कहता कि तुम ऐसी कहानियां लिखा करो, तब मैं तुम्हें थिएटर दिखाने ले जाऊंगा। यानी अतुल चंद था जो शरद की कहानियां लिखने से बहुत खुश होता था और उसे बहुत अच्छी लगती थी। तो शरद से कहता था कि तुम ऐसी अच्छी अच्छी कल्पित कहानियां लिखा करो, मैं तुम्हें थिएटर दिखाने ले जाऊंगा। दिखाने के बाद कहता, अच्छा तुम इसकी कहानी लिख सकते हो। यानी वो अतुल चंद उसको थिएटर दिखा के लाता शरद को, फिर आकर के पूछता, क्या तुम ऐसी इसकी कहानी लिख सकते हो जो अपन अभी थिएटर नाटक देख के आए? शरद ऐसी बढ़िया कहानी लिखता कि अतुल चकित रह जाता और शरद उन पात्रों को जोड़ करके बहुत सुंदर कहानी लिखता और उसको देख करके अतुल बहुत चकित रह जाता कि ये बच्चा कितना कुशल और कहानियां लिखने में कितना पारंगत है। इसी तरह लिखते लिखते एक दिन उसने मौलिक कहानी लिखनी शुरू कर दी। यानी शरद ने अभी 10वीं कक्षा तक पास की, फिर वो शरारतें करने लगा और फिर गल्पित कहानियां जब वो लिखने लगा तो उसको अतुल चंद मिल गया। और अतुल चंद ने जब उसको कहानी कला को जब उसको प्रोत्साहन दिया तो इस तरह की कल्पित कहानियां लिखते लिखते एक दिन उसने मौलिक कहानी लिखनी शुरू कर दी। मौलिक यानी नवीन, जैसी दूसरों की ना हो, यानी ऐसी मौलिक कहानियां जैसी दूसरे लोग ना लिखते हो। वह कौन सा दिन था, किस समय और कहाँ बैठकर उसने लिखना शुरू किया, कोई नहीं जानता। यानी कि जो शरद ने इतनी शरारतों के बाद में, लोगों के लिए मसीहा बनने के बाद में, यानी कि 4-5 साल से उसने शरारतें, 4-5 साल का बच्चा था तब से वो शरारतें करना शुरू हुआ। साहसी बच्चा था और बहुत ही कल्पनाशील यानी स्वप्नदर्शी बच्चा था। उस बच्चे ने कब वो 15 साल का हुआ और इस तरह गल्प वाली कहानियां लिखते लिखते कब उसने मौलिक कहानी लिखनी शुरू कर दी, ये कोई नहीं जानता कि वह कौन सा दिन था और कहाँ बैठकर उसने सर्वप्रथम मौलिक कहानी लिखी। पर उस कहानी का नाम था काशीनाथ। क्या नाम था उस मौलिक कहानी का? पहली का काशीनाथ। अब काशीनाथ कौन था? मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब कि शरद के जीवन में जितने भी पात्र आए, जितने भी लोग आए शरद के जीवन में, उन सबको पात्र बना करके शरद ने क्या किया? उपन्यास, कहानियां लिखी है। काशीनाथ उसका गुरु भाई था। गुरु भाई कौन होते हैं? गुरु भाई वो होते हैं जो अपने ही गुरु का दूसरा शिष्य, यानी एक ही गुरु के जो 2 शिष्य होते हैं, 2, 3, 4, वो आपस में गुरु भाई होते हैं। जैसे अपन कक्षा में पढ़ने वाले को सहपाठी कह देते हैं और एक ही गुरु से पढ़ने वाले को गुरु भाई। उसी को नायक बनाकर, नायक यानी कथा या नाटक का मुख्य पात्र बनाकर उसने ये कहानी शुरू की। पहली कहानी काशीनाथ थी जो कि उसका गुरु भाई था, उसको क्या किया? उसने उसका नायक यानी कि मुख्य पात्र बनाया और कहानी शुरू कर दी। लेकिन वह नाम का ही नायक है। शायद काशीनाथ का रूप रंग भी वैसा रहा होगा, पर घर जमाई कैसा होता है यह उसने अपने पिता को ससुराल में रहते हुए देखकर जाना था। देखो बच्चों, नायक तो बनाया काशीनाथ को, नाम दिया काशीनाथ। काशीनाथ का रूप रंग भी वैसा ही होगा जैसा कि शरद का ये जो काशीनाथ उपन्यास है इसका जो पात्र है उसका जैसा। पर घर जमाई कैसा होता है? घर जमाई कैसा होता है शरद बहुत अच्छी से जानता था, क्योंकि उसके पिता मोतीलाल अपने ससुर केदारनाथ के यहाँ घर जमाई थे। यह उसने पिता के ससुराल में रहते हुए जाना था। शेष कथानक का आधार भी कोई देखी या पढ़ी हुई घटना हो सकती है। उस समय वह छोटी सी कहानी थी, बाद में भागलपुर में उसे फिर से लिखा। यानी काशीनाथ इसने लिखी
और लिखने के बाद में उस कहानी को किसका आधार बनाया? नाम तो इसने काशीनाथ अपने गुरु भाई का दिया, लेकिन किसको बनाया? अपने पिता को। घर जमाई के ऊपर इसने ये काशीनाथ कहानी लिखी, इसने कहानी की शुरुआत कर दी, लेकिन बाद में भागलपुर जाने के बाद उसने इस कहानी को फिर से लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि भागलपुर में इसने घर जमाई की स्थिति देखी थी कि घर जमाई की स्थिति कैसी होती है। काकबासा और कोरल ग्राम में दो और कहानियां इसी समय उसके मस्तिष्क में उभरी थी। काकबासा और कोरल, ये दो कहानियां, कोरल ग्राम, ये दो कहानियां इस समय उसके मस्तिष्क में यानी उसके दिमाग में थी। कुछ और कहानियां भी उसने लिखी होगी, पर यही कुछ नाम काल की क्रूर दृष्टि से बचे रह सके होंगे। यानी कि इसने बहुत सारी कहानियां लिखी होगी शरत ने। क्रूर का मतलब होता है कठोर, लेकिन बच्चों उस वक्त उसकी कहानियां प्रकाशित करने वाला कोई नहीं था। केवल ये दो कहानियां, काकबासा और कोरल ग्राम ही इसकी जो कहानियां थी वो क्रूर की दृष्टि से यानी कठोर दृष्टि से लोगों की से बची रह सकी। बाकी कहानियां उसने बहुत सारी लिखी होगी, उनका कुछ अता पता नहीं है। सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से थी। पर्यवेक्षण यानी निगरानी करने का कार्य। आपने देखा वो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म काम किया करता था। कोई चीज़ को यदि वो पकड़ लेता था तो उसकी तह तक पहुंचता था। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में यानी तह में, गहराई में जाने का प्रयत्न करता, और यही अभिज्ञता उसकी प्रेरणा बन जाती। अभिज्ञता मतलब जानकारी या कुशलता। उसकी आदत थी वो कोई भी काम करता तो उसकी गहराई में जाता था, और उसकी गहराई में जाने की जो जानकारी थी, जो उसमें कुशलता थी कि किसी चीज़ की गहराई में जाना। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से देख के छोड़ देते हैं, बस ठीक है भाई हो गया, लेकिन नहीं, शरत ऐसा नहीं था। वो हर शब्द की गहराई में भी जाता था, और उसकी यह जानकारी, यह कुशलता उसके लिए क्या बन जाती थी? प्रेरणा बन जाती थी। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा, नाम था उसका नीरू। अब ये देवानंदपुर की ही बातचीत चल रही है बच्चों। उस गांव में एक बाल विधवा महिला थी। बाल विधवा मतलब जिसकी बचपन में शादी हो जाती है और फिर उसके पति का जब देहांत हो जाता है जल्दी, तो वो बाल विधवा हो जाती है। उसका नाम नीरू था। 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू नहीं पाया। यानी थी तो वो बाल विधवा, वो 32 साल की हो गई, 32 साल तक उसके चरित्र को कोई भी कलंक नहीं छू पाया। सुशीला थी, परोपकारिणी थी, धर्मशीला और कर्मठ होने के नाते वह बहुत प्रसिद्ध थी। सुशीला यानी अच्छे शील वाली, परोपकारिणी यानी दूसरे की भलाई करने वाली, धर्मशीलिता यानी धर्म के अनुसार आचरण करने वाली, कर्मठ यानी कर्मशील और काम करने वाली। यानी इस तरीके की महिला थी। कौन? नीरू। आगे देखो, रोग में सेवा, दुख में सांत्वना, अभाव में सहायता, आवश्यकता पड़ने पर मेहरी का काम करने में भी वह संकोच नहीं करती थी। मेहरी यानी बर्तन मांजने का जो काम करती है उसे मेहरी कहते हैं। सांत्वना यानी तसल्ली देना या ढांढस बनाना। तो वो महिला जो कि 32 साल की थी अब, और नाम उसका नीरू था, वो कैसी थी? सुशीला थी, परोपकारिणी थी, धर्मधारिणी थी। वो क्या करती थी? रोग में लोगों की सेवा किया करती थी, दुख में उन्हें सांत्वना यानी तसल्ली दिया करती थी, किसी के अभाव में उसकी सहायता करती थी, और जब किसी को आवश्यकता पड़ती थी तो वो मेहरी यानी बर्तन मांजने का काम भी कर लिया करती थी। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उसकी किसी ना किसी रूप में सहायता ना पाई हो। यानी गांव के प्रत्येक घर में उसने कोई ना कोई सहायता अवश्य की थी। शरद उसे दीदी कहकर पुकारता था। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। शरद नीरू को क्या कहकर पुकारता था? दीदी। और जो नीरू दीदी थी वो भी शरद को बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख का तार जाति के व्यक्ति थे। दोनों एक ही पर दुख का तार मतलब दूसरों के दुख में दुखी होना, इस तरीके की व्यक्ति थे। शरद भी दूसरों के दुखों में दुखी हुआ करता था, और नीरू का भी यही हाल था। तो दोनों एक ही पर यानी दूसरे दुख का तार यानी दूसरे के दुख में दुखी होने वाले जाति के व्यक्ति थे। इसी दीदी का 32 वर्ष की उम्र में अचानक एक बार पद स्खलन हुआ। मतलब जाति के व्यक्ति थे। इसी दीदी का 32 वर्ष की उम्र में अचानक एक बार पद स्खलन हुआ। जवानी के मोड़ पर थी, और पद स्खलन का मतलब पथ से वो अपने से भटक गई थी, यानी कोई व्यक्ति उसके जीवन में आ गया था। और बच्चों, जो विधवा महिलाएं होती हैं उनके जीवन में पर व्यक्ति का आना पुराने समय में बहुत ही गलत माना जाता था। तो जब कोई व्यक्ति उसके जीवन में आया तो उसको क्या कहा गया कि वो पथ से भटक गई थी। गांव के स्टेशन का परदेसी मास्टर उसके जीवन को कलंकित करके ना जाने कहाँ भाग खड़ा हुआ। बहुत अच्छी महिला थी, लेकिन समय का एक दौर ऐसा भी आता है बच्चों, जब कुछ व्यक्ति को भी ध्यान नहीं रहता है, और समय कब बदला खाता है, भाग्य कब पलट जाता है, पता नहीं चलता। 32 वर्ष की उम्र में एक बार उसका वो पथ से भटक गई, और गांव के स्टेशन का परदेसी स्टेशन मास्टर उसके जीवन को कलंकित करके ना जाने कहाँ भाग खड़ा हुआ। उस समय गांव वाले उसके सारे उपकार, उसकी सेवा टहल सब कुछ भूल गए, और उन हृदयहीन लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया, यानी बाहर निकालना, दूर करना। यानी कि जब स्टेशन मास्टर उसके जीवन को कलंकित करके भाग गया तो लोगों की, जिन सब लोगों
लोगों की उसने सहायता की, उन लोगों ने उसके साथ कहीं दया भावना नहीं दिखाई, बल्कि उस महिला नीरू को क्या किया, गांव वाले उसके सारे उपकार सेवा टहल सब कुछ भूल गए और उन गांव वालों, उन हृदयहीन लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया, यानी उसे गांव से निकाल दिया या अपने समाज से उसे बहिष्कृत कर दिया। उसे बोलना चालना तक बंद कर दिया। बेचारी एकदम असहाय हो उठी, यानी उसने सबकी मदद की, लेकिन उसके जीवन में जो ये कलंक लगा उससे लोगों ने इससे बोलना बंद कर दिया। बेचारी एकदम असहाय हो गई, यानी अब कोई उसका रहा ही नहीं, एकदम अकेली हो गई। स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगा। देखो बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए बोलचाल करना, बातचीत करना और आपस में एक दूसरे से संबंध बनाए रखना, यही हमारे जीवन का आधार है। यदि हम अकेले रहने लगे और किसी से बातचीत बंद कर दें तो बच्चों, वो आजकल वो एक नई बीमारी चली है ना जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, यानी कि डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसी तरीके से मतलब जब सामाजिक प्राणी है, कोई बातचीत नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो अकेलापन होता है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाए जाता है। उसी तरह नीरू का भी अकेलापन उसके स्वास्थ्य पर भारी हो गया और उसका सांस दिन पर दिन करने लगा, यहाँ तक कि वह मरणासन्न हो गई। कैसी हो गई? मृत्यु के बिल्कुल समीप पहुँच गई। तब भी लोग उसकी सेवा करने या उसको सहायता देने नहीं आए। इस हालात में भी कोई भी उसके मुंह में एक बूंद पानी डालने के लिए नहीं आया। किसी ने उसके दरवाजे पर झांका तक नहीं, जैसे वह कभी थी ही नहीं। यानी लोग इतने हृदयहीन हो गए, यानी इतने कठोर हो गए उसके प्रति कि वो मरने को जा रही थी, लेकिन उसके दरवाजे पर कोई भी नहीं झांका। शरद को भी यही आज्ञा थी कि वह वहाँ नहीं जाए, लेकिन उसने क्या कभी कोई आज्ञा मानी थी? यानी शरद को भी यही आज्ञा दी गई थी कि वो नीरू दीदी के दरवाजे पे नहीं जाए, नीरू के घर नहीं जाए, लेकिन शरद तो ने तो कभी किसी की आज्ञा नहीं मानी। जिस चीज़ को मना कर देते उसको वो जानबूझकर किया करता था। रात के समय छिपकर वह उसे देखने जाता, उसके हाथ पैर सहला दिया करता, कहीं से एक दो फल लाकर खिला आया करता था। अपने गांव के लोगों के हाथों इस प्रकार पैशाचिक दंड पाकर भी नीरू दीदी ने कभी किसी के खिलाफ कोई शिकवा शिकायत नहीं की। अब देखो बच्चों, ये तो उस बेचारी का जीवन था जो कलंकित हो गया और सब लोगों ने जब उसके पास आना बंद कर दिया, वो बहुत बीमार थी, मरणासन स्थिति में थी और शरद को भी मना था कि वो उसके पास नहीं जाएगा। तो रात के समय छिपकर वह शरद उसको देखने जाता और उसके हाथ पैर सहला दिया करता, कभी कोई फल ला के उसको खिला दिया करता था। और मतलब वो शरद था जो उसकी सेवा किया करता था। क्यों? क्योंकि वह महिला नीरू अपने गांव के लोगों के हाथों इस पैशाचिक दंड को पाकर भी, पैशाचिक मैंने राक्षसी या पिशाच जैसा मतलब बहुत भारी दंड पा रही थी, उसने सबकी सेवा टहल की। यदि उससे कोई गलती हो गई तो उसकी गलती को माफ़ करने की बजाय गाँव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसे बहुत भारी दंड दिया कि मृत्यु की ओर चली गई। इतना दंड पाकर भी नीरू दीदी ने कभी किसी के खिलाफ यानी कभी किसी के विरुद्ध कोई शिकवा शिकायत नहीं की। बच्चों, कई लोग बहुत बड़े मन वाले होते हैं, जैसे कि शरद है, उसका दिल बहुत बड़ा है। ये नीरू दीदी है, इसका दिल भी बहुत बड़ा था, उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसकी अपनी लज्जा का कोई पार नहीं था, यानी वो अपने आप से बहुत लज्जित थी, अपने आप में ही बहुत शर्म महसूस कर रही थी कि मेरे से ये इतना गलत काम कैसे हो गया। वह अपने आप को ही अपराधी मानती थी और उस दंड को उसने इसलिए हंसते हंसते स्वीकार कर लिया कि उसकी दृष्टि में वही न्याय था। देखो बच्चों, लोग जिस भावना को, जिस चीज़ को धारण कर लेते हैं या जिसको मन में बैठा लेते हैं, उस चीज़ के जब वो विरुद्ध नहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने आप को ही दंड देते हैं। उसी तरह नीरू थी, नीरू को पता था मैं बाल विधवा हूँ और इस तरीके का कार्य करना मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एक बहुत ही गलत काम है, इसकी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तो यदि नीरू ने वो काम किया तो वो अपने आप को इसके लिए अपराधी मानती थी और इस दंड को जो गांव वालों ने उसको दिया था, उससे बातचीत ना करने का, उसको समाज से निकालने का, उस दंड को उसने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। और नीरू की दृष्टि में यही न्याय था कि मुझे इसी तरीके का दंड ही मिलना चाहिए। शरद का चिंतातुर मन इस बात को समझ गया कि वह अपने अपराध का दंड उसने स्वयं ही अपने को दिया था। यानी चिंतातुर यानी चिंता सी व्यक्ति, शरद को उसकी बहुत चिंता रहती थी। तो शरद इस बात को समझ गया जो नीरू दीदी है वो अपने आप को इस अपराध का दंड दे रही है और स्वयं ने ही यानी नीरू ने ही अपने आप को इस अपराध का दंड दिया। चाहती तो वो विरोध कर सकती थी कि मैंने क्या गलत किया, जो करने वाला गलत करके गया, मैंने तुम सबकी सेवा टहल की, तुम कम से कम मेरे इस दंड को तो थोड़ा कम करो। लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला और वह चुपचाप इस अपराध के दंड को सहन करती रही। गांव के लोग तो उपलक्ष्य मात्र थे, यानी गांव के लोग क्या थे, निमित्त मात्र थे जिन्होंने उसको दंड दिया। किसी की क्या हिम्मत हो सकती है जो उसको इतना बड़ा दंड देता, लेकिन उसने स्वयं ने अपने आप को एक अपराधी स्वीकार किया। उसने इन्हें माफ कर दिया था।
किसने? नीरू ने गांव वालों को माफ़ कर दिया, लेकिन अपने आप को वो कभी भी माफ़ नहीं कर पाई। नीरू ने गांव वालों को माफ़ कर दिया कि इन्होंने जो दंड दिया है वो बहुत सही किया है, मैं इसी के लायक थी, मैं अपराधी हूँ, लेकिन उसने अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं किया। जब वह मरी तो किसी भी व्यक्ति ने उसकी लाश को नहीं छुआ। मतलब लोगों के मन में इतनी ऐसी भावनाएं थी, यानी मानवता तो जैसे समाप्ति हो गई। जब वो मरी तो कोई भी गांव का व्यक्ति उसको लाश को उठाने नहीं आया। डोम डोम कौन होते हैं बच्चों? एक पिछड़ी जाति जो शमशान में मृतकों को आग देती है। जो लावारिस मृतक होते हैं उनको क्या करती है, वो जो जलाती है उसे डोम कहते हैं। डोम उसे उठाकर जंगल में फेंकाए, सियार कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया, यानी कि उसको जलाया भी नहीं गया। जो शमशान में जो जलाने का काम करते हैं उनमें से डोम आए और उठा करके उसको जंगल में फेंक दिया, जहाँ सियार और कुत्ते उसे नोच नोच कर खा गए। और यहीं पर उसने विलासी कहानी के कायस्थ मृत्युंजय को सपेरा बनते देखा था। यही उसने, क्या है ये जो नीरू दीदी है, इसको विलासी नाम दिया। विलासी एक इसने शरत ने उपन्यास लिखा और उसमें जो विलासी नाम दिया उसकी जो पात्र थी वो ये नीरू थी। और यहीं से शरत की अगली कहानी विलासी कहानी के कायस्थ मृत्युंजय को सपेरा बनते देखा था। यानी अब जो एक नई कहानी लिखेगा उसमें विलासी है, जो कौन है? नीरू दीदी है। अब अपन मृत्युंजय के बारे में पढ़ेंगे पहले, जो उसकी विलासी कहानी का पात्र है, फिर हम विलासी के बारे में देखेंगे कि विलासी कौन थी। यानी कि विलासी जो पात्र है उसमें उन्हें नीरू को नाम दिया, यानी नीरू को जो स्थान दिया है वो विलासी की जगह दिया है। साथ ही मृत्युंजय नाम का एक पात्र है जो उसका साथी था, दोनों को जोड़ करके उसने एक उपन्यास लिखा है, उसका नाम है विलासी। यहीं पर उसने विलासी कहानी के कायस्थ मृत्युंजय कौन होते हैं? जो मृत्यु पर विजय पाने वाले होते हैं उन्हें मृत्युंजय कहते हैं, को सपेरा बनते देखा था। वह उसके ही स्कूल में पढ़ता था, पर तीसरी कक्षा से आगे नहीं बढ़ सका। एक चाचा के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं था। यानी एक मृत्युंजय नाम के बच्चे के बारे में बता रहा है। मृत्युंजय नाम का एक लड़का था, वो तीसरी कक्षा से आगे नहीं पढ़ सका, और वो किसकी क्लास में पढ़ता था? शरद की में। एक चाचा थे उस मृत्युंजय के, उसके अतिरिक्त उस मृत्युंजय का कोई नहीं था, लेकिन वह चाचा ही उसका परम शत्रु था। उसके बड़े बाग पर उसकी दृष्टि थी, चाहता था कि मरे तो पाप कटे, इसलिए रोगी हो जाने पर उसने मृत्युंजय की जरा भी खोज खबर नहीं ली और तड़प तड़प कर मर जाता बेचारा, यदि एक बूढ़ा हो जा और उसकी लड़की उसकी सेवा करके उसे बचाना लेते। यानी मृत्युंजय जो बच्चा था उसके माता पिता नहीं थे, उसके नाम एक बहुत बड़ा बाग था, उस बाग पे उसके चाचा अधिकार मतलब अपना जताना चाहते थे। तो वो ये चाहते थे कि मर जाए तो अच्छा रहे। जब वो मृत्युंजय बीमार हुआ तो उसने क्या किया? मृत्युंजय की जरा भी खोज खबर नहीं ली और तड़प कर मरने के लिए उसे छोड़ दिया। उसी गांव में एक बूढ़ा ओझा था। ओझा कौन होते हैं? जो मंत्रों से भूत प्रेत आदि का इलाज करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, जो झाड़ फूंक करते हैं, वो था। उसने और उसकी लड़की ने उसे सेवा करके बचाया। यानी कि यदि एक बूढ़ा ओझा और उसकी लड़की सेवा करके उसे बचाने लेते, इस लड़की का नाम था विलासी, जो कि नीरू का पात्र है। कौन सी पात्र है? ये नीरू है। यानी मृत्युंजय नाम का जो बच्चा था उसको एक बूढ़े ओझे और उसकी लड़की ने सेवा करके बचाया, क्योंकि चाचा ने तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया। इस सेवा टहल के बीच वह उसके बहुत पास आ गई थी। यानी कि मृत्युंजय की सेवा करते करते विलासी उसके बहुत करीब आ गई, इतने कि उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यानी विलासी जो कि नीरू का पात्र है। यहाँ बच्चों विलासी कौन है? नीरू का पात्र है, जिसे मृत्युंजय ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पर समाज के ठेकेदार ये सब कैसे सह सकते थे? उन्होंने मृत्युंजय को समाज से बाहर निकाल दिया। यानी जब मृत्युंजय ने क्या किया, एक ओझा की बेटी से शादी कर ली, तो क्या हुआ? समाज वालों ने मृत्युंजय को बाहर निकाल दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन मृत्युंजय ने इसकी चिंता नहीं की। उसे अपमानित किया गया, पीटा गया, परंतु न तो उसने प्रायश्चित किया और न ही विलासी को घर से निकाला। प्रायश्चित मतलब पछतावा किया, और न ही विलासी को घर से निकाला। उसे लेकर वह दूर जंगल में जाकर रहने लगा। यह शरद चंद्र जो चट्टोपाध्याय है उनकी लिखी हुई विलासी उपन्यास का एक हिस्सा है। तो देखो बच्चों, आज हमने यहाँ शरद के बारे में देखा कि शरद किस प्रकार भागलपुर से जब देवानंदपुर आया, और देवानंदपुर आकर के जब 10वीं कक्षा में आ गया, बहुत गरीबी और अभाव में वो पला बड़ा, और जब वो 10वीं कक्षा में आया तो उसके पिता के पास क्या नहीं थे? फीस के पैसे नहीं थे, तो वो आवारागर्दी में हो गया, यानी आवारा मसीहा बन गया, परोपकार करने वाला व्यक्ति बन गया। और धीरे धीरे मतलब वो गाँव में क्या करने लगा, मतलब गाँवों से मछलियाँ चुराने लगा, और इसके साथ ही वो फल फूल चुरा कर निर्धनों और गरीबों में बांटने लगा।
साथ ही अतुल चंद के संपर्क में आने पर उसने तरह तरह के साहित्य लिखने शुरू किए। पहले वो कल्पित कहानियाँ लिखता था, फिर उसने अपनी सर्वप्रथम पहली कहानी, मौलिक कहानी लिखी जो कि उपन्यास के रूप में आई, वो थी काशीनाथ। और उसके पश्चात उसने और भी बहुत सारे उपन्यास लिखे, यानी कि उसकी गांव में एक नीरू दीदी थी, उसको लेकर के उसने एक विलासी उपन्यास लिखा जो विलासी के नाम से, यानी जो विलासी नाम है ये उस नीरू दीदी का ही पात्र है। तो बच्चों अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, अगली कक्षा में हम इसको पूरा करेंगे। हमने देख लिया कि मृत्युंजय किस तरह विलासी ने उसकी सेवा की और मृत्युंजय उसको लेकर के जंगल में जाकर के रहने लग गया। तब तक आप इसे पढ़िए और शरद चंद्र के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।